सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यान। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम हमारी HTML सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ये HTML सीरीज़ का पार्ट 5 होने वाला है। अगर आपने अब तक पहले वाले पार्ट जाकर नहीं देखे हो तो जल्दी से जाकर उन्हें भी देख लो, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस पार्ट में हम डिटेल में सीखेंगे कि आप अपने वेब पेज पर इमेजेस किस तरीके से ऐड कर सकते हो। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि वीडियोज़ किस तरीके से ऐड कर सकते हो और ऑडियोज़ किस तरीके से ऐड कर सकते हो। हम इनके कॉमनली यूज्ड एट्रीब्यूट्स को भी समझेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा आई फ्रेम के बारे में सीखेंगे। आई फ्रेम्स का यूज करके आप कोई दूसरे वेबसाइट को अपने पेज पर एम्बेड कर सकते हो। इसके अलावा आई फ्रेम्स का यूज करके आप कोई भी यूट्यूब वीडियो को अपने वेब पेज पर एम्बेड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे और लास्ट में आपको एक इंटरेस्टिंग असाइनमेंट भी मिलेगा जो आपको ट्राई करना है खुद से सॉल्व करने का। इसके अलावा अगर आपने अब तक HTML सीरीज की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा होगा तो उसे जल्दी से जाके कर लो। इसमें हम बिल्कुल ही बेसिक्स से स्टार्ट कर HTML को बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं और इस चैनल के थ्रू मैं बहुत सारे वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स को बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली वे में आसान तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और इसके अलावा आपके जो भी फीडबैक्स है और क्वेश्चंस है वीडियोस के रिलेटेड उन्हें कमेंट में ड्रॉप डाउन करो। तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आपको पता है पिछली वीडियो में हमने कवर करा था इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट को। इसके बाद हमने ग्रुपिंग टैग्स को समझा था। हमने देखा था कि किस तरीके से हम ग्रुपिंग टैग्स का यूज़ करके रिलेटेड कंटेंट को साथ में ग्रुप कर सकते हैं और मीनिंगफुल लेआउट्स बना सकते हैं और इजीली रिलेटेड कंटेंट को स्टाइल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने पिछली वीडियो में आपको एक असाइनमेंट दिया था। आई होप आपने उसे इम्प्लीमेंट कर लिया होगा। तो सबसे पहले उस असाइनमेंट का हम इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो इमेज है ये हमारा टारगेट पेज है। हमें इसे बनाना है। पहले असाइनमेंट में हम जाके एक HTML की फाइल बना देते हैं। मैंने पहले ही बना लिया था। अब इस HTML फाइल में हम एमिट का यूज़ करके बेसिक जो HTML कोड हमें लिखना होता है वो लिख लेते हैं। तो एक्सक्लेमेशन और एक बार टैब, इसके टाइटल को भी चेंज कर लेते हैं। अब इसको जल्दी से हमारे ब्राउज़र में आके ओपन कर देते हैं। तो मेरे केस में ये असाइनमेंट नाम के फ़ोल्डर के अंदर है, तो इसको मैं जल्दी से यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन वाला पेज ओपन हो गया है। अब इसमें हम जल्दी से अपना सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले इस पेज में आप देख सकते हो हमें एक हेडिंग बनाना है जिसमें हमारा नाम लिखना है और जैसे कि ये पेज की मेन हेडिंग है तो मेन हेडिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं H1 टैग का। तो जल्दी से H1 टैग, फिर उसके अंदर हम हमारा नाम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड चीज़ दिख रही है ये एक पैराग्राफ है। हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाना है तो हम P टैग का यूज़ करेंगे। तो जल्दी से यहाँ पे P टैग को ओपन कर दे। अब इसके अंदर हमें हमारा बैकग्राउंड और थोड़ा हमारे बारे में लिखना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमने हमारा बेसिक एक पैराग्राफ ऐड कर दिया है जो हमारा सेकंड एलिमेंट है हमारे वेब पेज में। इसको मैं सेव करूँगा और वो पैराग्राफ भी राइट हैंड साइड में दिखने लग गया है। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो एक हेडिंग है जिसके अंदर माय हॉबीज लिखा हुआ है। तो ये एक सब हेडिंग है। हमारे मेन हेडिंग के बाद ये एक सब हेडिंग है। तो हम यहाँ पर H2 टैग का यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर लिखते हैं माय हॉबीज। अब इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर हमें हमारी हॉबीज लिखना है। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए मैं UL टैग का यूज़ करता हूँ। तो जल्दी से UL टैग ओपन करते हैं। यहाँ पे इसके अंदर हम LI टैग का यूज़ करके लिस्ट आइटम्स बना देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला लिस्ट आइटम। इसी तरीके से हम और भी हॉबीज ऐड कर सकते हैं। तो हमने अपने असाइनमेंट को लगभग कंप्लीट कर लिया है। हमने सबसे पहले हमारा नाम एज अ हेडिंग लिख लिया है, फिर उसके बाद हमने थोड़ा-सा हमारे बारे में एक पैराग्राफ के अंदर लिख लिया है, फिर हमने हमारी हॉबीज़ को लिस्ट कर लिया है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक सिंपल सा सेपरेटर है, जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं एक एचआर टैग का यूज़ करके। तो यहाँ पर सेपरेटर भी ऐड हो गया। अब फाइनली हमें एक टेबल क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम टेबल टैग्स का यूज़ कर लेंगे, जो हमने पिछली वाली वीडियोज़ में सीखा था। तो सबसे पहले हम टेबल टैग लिखेंगे, उसके अंदर 2 चीज़ होती है, पहला तो टी हेड, देन टी बॉडी। अब टी हेड के अंदर हमारा एक्चुअल कॉलम्स की हेडिंग्स आती है। तो सबसे पहले एक रो क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद हम TH टैग का यूज़ करके हमारे कॉलम्स की हेडिंग दे सकते हैं। सबसे पहले हमें देना है नेम, फिर उसके बाद हमें कलर देना है। तो यहाँ पर हमने हमारा टेबल का हेड कंप्लीट कर लिया है। अब जल्दी से हम बॉडी में जाकर टेबल का डेटा लिख देते हैं। यहाँ पर हम TR टैग का यूज़ करके रोज़ बनाते हैं। TR टैग, देन TT टैग का यूज़ करके टेबल का डेटा ऐड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना डेटा डाल देता हूँ, जॉन, देन उसका फेवरेट कलर है ग्रीन। सिमिलरली मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अब एक टेबल भी क्रिएट कर लिया हूँ और रिक्वायर्ड डेटा भी उसके अंदर डाल दिया हूँ। अब यहाँ पर इसको एक टेबल दिखाने के लिए हम सिंपल सा एक बॉर्डर डाल देते हैं इस पे और इसके साथ हमारा फर्स्ट असाइनमेंट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपने भी इसे आसान तरीके से सॉल्व कर लिया होगा और ये असाइनमेंट्स बनाने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप खुद से बैठकर कोड लिख सको।
क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से आप कभी भी नहीं सीख सकते हो, आपको खुद ही बैठकर कोड लिखना है। और इस इनिशियल स्टेज में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम एआई का यूज़ करके कोड जनरेट करवाओ। आप एआई का भरपूर यूज़ करो उससे क्वेश्चन पूछने के लिए कि ये क्यों होता है, ये एक्स वाई जेड टैग के और एट्रीब्यूट्स क्या है। तो आपको एआई का यूज़ कोड जनरेशन के लिए नहीं करना है अभी के लिए। आप जितना हो सके उतना ज़्यादा समझ कर कोड लिखो, क्योंकि यही चीज़ हेल्प करेगी आपके फंडामेंटल्स बनाने के लिए। और एक बार आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से एआई जो आपको कोड जनरेट करके दे रहा है उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकोगे। तो ये था सोल्यूशन ऑफ आवर फर्स्ट असाइनमेंट। अब जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि अपने वेब पेज पर एक इमेज किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एसेट्स नाम का फोल्डर बनाया हो और डेमो इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, एसवीजीज जो हमें लगेगा इस ट्यूटोरियल के लिए वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ। अब सबसे पहले इमेज ऐड करने के लिए मैं यूज करूंगा IMG टैग का। फटाफट जाके IMG टैग को मैं ओपन करूंगा। अब एक चीज और, IMG टैग जो होता है वो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, जैसा कि हमने BR और HR टैग समझा था। इसका मतलब ये है कि इसको सेपरेटली एक क्लोजिंग टैग पास करने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हमने एक IMG टैग यहाँ पर बनाया। अब IMG के अंदर हमें हमारा जो इमेज है उसका पाथ प्रोवाइड करना पड़ता है या फिर URL प्रोवाइड करना पड़ता है। तो वो हम प्रोवाइड करते हैं SRC नाम के एट्रीब्यूट के अंदर। तो मैं यहाँ पर SRC एट्रीब्यूट लिखूंगा। अब इसके पहले वाली वीडियोस में हमने समझा था कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो HTML टैग के रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर IMG टैग के अंदर हमें इमेज का URL पास करना है या फिर पाथ पास करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे SRC एट्रीब्यूट का। अब SRC एट्रीब्यूट के अंदर हम हमारी इमेज का यहाँ पर पाथ पास करेंगे। तो हमारी इमेज यहाँ पर हमारे डायरेक्टरी में ही है, जो कि एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर यहाँ पर जो है ये वाली इमेज को हमें हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम इस इमेज का पाथ यहाँ पर पास करेंगे। तो सबसे पहले ये एसेट्स फोल्डर के अंदर है और img-demo.jpg है। इसको हम यहाँ पर लिख के सेव एक बार दबा देंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव दबाया आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी इमेज रेंडर हो गई है हमारे पेज में। अब ये इमेज बहुत बड़ी साइज की है, तो यहाँ पर हम और एडिशनल एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं इसका साइज फिक्स करने के लिए। तो हमारे पास IMG के अंदर हाइट और विड्थ नाम का एट्रीब्यूट होता है, जिसका यूज करके हम इमेज की हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हाइट एट्रीब्यूट का यूज करता हूँ। इसको मैं 200 वैल्यू पास करता हूँ। अब ये 200 जो होता है वो पिक्सल्स में होता है। इसका मतलब ये होता है कि मेरी इमेज की हाइट तुम 200 पिक्सल कर दो। अब मैं जैसे इसको सेव करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी इमेज की हाइट अकॉर्डिंगली सेट हो गई है। अब इसके अलावा हम विथ एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं इमेज की विथ सेट करने के लिए। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 100 पिक्सल्स पास करता हूँ, सिर्फ 100 लिखूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इमेज की विड्थ भी चेंज हो गई है। लेकिन एज अ बेस्ट प्रैक्टिस हम इन दोनों में से कोई एक ही एट्रीब्यूट को सेट करते हैं और दूसरा ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। क्योंकि ये केस में देखो आपने दोनों एट्रीब्यूट्स का यूज करके हाइट और विड्थ सेट करा, तो यहाँ पर हमारी इमेज का रिजोल्यूशन खराब हो गया, वो यहाँ पर श्रिंक हो गई। अब दूसरे केसेस में अगर मैं विड्थ की बहुत सारी वैल्यू दे दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी इमेज स्ट्रेच हो गई। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम टिपिकली एज अ गुड प्रैक्टिस हम इन दोनों में से सिर्फ एक ही चीज़ को पास करते हैं। तो अगर मैं हाइट पास करूंगा तो मेरे इमेज का विड्थ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली इसके अंदर और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एट्रीब्यूट होता है वो होता है टाइटल एट्रीब्यूट। इसका यूज़ करके हम हमारे इमेज को एक टाइटल दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जाके इसे होवर करूँगा, आप देख सकते हो एक छोटा सा पॉपअप आया है, उसके अंदर हमारा इमेज का टाइटल है। सिमिलरली इमेज के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है जिसको लगभग आपको हर टाइम यूज करना है, वो होता है अल्ट एट्रीब्यूट। अब अल्ट एट्रीब्यूट का काम ये होता है कि आपकी इमेज के रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इसका मतलब इसमें आप बताते हो कि आपकी इमेज किस चीज की है। तो यहाँ पर सिंपल सा हमें एक मार्केट की इमेज दिख रही है, तो मैं अल्ट के अंदर उसे पास कर दूंगा। अब यहाँ पर इस चीज का अल्ट का काम क्या होता है वो हम समझते हैं। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आपकी जो इमेज है वो ब्रेक हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है, एट द टाइम ऑफ लोडिंग दैट इमेज आपका सर्वर वो इमेज को सर्व नहीं कर पाता है कोई भी XYZ रीजन से। तो वहां पर हमारी इमेज ब्रेक हो जाती है और अगर इमेज ब्रेक हो गई तो वो तो जाहिर सी बात है हमारे वेब पेज में नहीं दिखेगी। तो वहां पर हमारा अल्ट टेक्स्ट विजिबल हो जाता है। इससे यूजर ये समझ सकता है कि ये जो इमेज ब्रेक हो रही है वो किस चीज की है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं ये पाथ को खराब कर देता हूँ, एक नॉन एग्जिस्टिंग पाथ डाल देता हूँ या कुछ भी, और अगर मैं इसे सेव करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी इमेज ब्रेक हो गई और यहाँ पर एक ब्रोकन इमेज का आइकन आ गया है और हमारा जो अल्ट टेक्स्ट में हमने टेक्स्ट पास करा था वो भी यहाँ पर दिख रहा है। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि ठीक है ये एक मार्केट की इमेज है। अब फर्स्ट काम तो इसका ये हो गया कि ये यूजर एक्सपीरियंस एनहांस करता है। सेकंड काम इसका SEO के रिलेटेड होता है, ये SEO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज करके अपनी वेबसाइट्स को सर्च इंजन लाइक गूगल, याहू इनमें अच्छी तरीके से रैंक कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर गूगल में कोई यूजर आके कोई क्वेरी सर्च
कर रहा है, अगर आपकी वेबसाइट का एसईओ अच्छा है तो वहाँ पर आपकी वेबसाइट बिगिनिंग रैंक्स में आएगी, बिगिनिंग रिजल्ट्स में आएगी। तो एसईओ की ही एक गुड प्रैक्टिस होती है कि आप एचटीएमएल में इमेजेस में अल्ट एट्रीब्यूट पास करो। तो ये काम हो गया अल्ट एट्रीब्यूट का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। इसको जब भी आप इमेज बनाओगे एचटीएमएल में तो इसको यूज करना ना भूलना। तो इसको वापस से ठीक कर देते। तो ये वाले केस में आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी इमेज डायरेक्टरी में पहले से ही प्रेजेंट थी, तो मैंने एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर उसका सिंपल पाथ प्रोवाइड कर दिया। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है, आपके पास इमेज की यूआरएल होती है, आपको उस यूआरएल का यूज करके अपने वेब पेज में इमेज को रेंडर करना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने अनस्लैश से ये इमेज निकाला था। अब इस इमेज को मैं अगर न्यू टैब पे खोलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को इस इमेज की यूआरएल मिल गई। अब मैं इधर पे इसको कॉपी करके एक न्यू इमेज टैग बनाकर उसे यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ, और इसको अगर मैं सेव करूँगा और अपना वेब पेज खोलूँगा तो आप देख सकते हो ये टाइम ये इमेज वापस से रेंडर हो गई। लेकिन ये वाले केस में ये इमेज इस यूआरएल से आ रही है, ना कि मेरे लोकल डायरेक्टरी से आ रही है। तो इसी तरीके से आप इमेज टैग का यूज करके एक इमेज का यूआरएल या फिर उसका पाथ प्रोवाइड करके उसे अपने वेब पेज पर रेंडर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक और ही चीज हम समझ सकते हैं, इमेज टैग जो होता है वो एक इनलाइन टैग होता है, इसी वजह से हमें ये दोनों इमेजेस बाजू में दिख रही है। तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट इमेज टैग का। अब इसके बाद थोड़ा सा हम एसवीजी टैग्स को देखते हैं। एसवीजीज भी एक टाइप की इमेज होती है जो कि स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होती है। अब इनको ज्यादातर हम लोगोज और आइकन्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इन्हें आप कितना भी जूम कर लो ये कभी भी ब्लर नहीं होंगे, क्योंकि इनको रेंडर करने के लिए मैथ्स का यूज होता है। ऑन दी अदर हैंड आपने पीएनजी और जेपीजी फॉर्मेट्स वाली इमेजेस देखा होगा, उन्हें हम जूम करते जाते हैं तो वो ब्लर होते जाते हैं। तो आप जनरली एसवीजीज यूज करोगे जब भी आपको आपके वेब पेज पर आइकन से ऐड करना होता है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा रेक्टेंगल एसवीजी ऐड करा हूँ, इसको जल्दी से सेव कर देते हैं। तो आप HTML का यूज़ करके अलग अलग टाइप के आइकन्स बना सकते हो। अब एसवीजी और उसके रिलेटेड टैग्स हमें इनेबल करते हैं कि हम कोई भी आइकन बना सके। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले एसवीजी टैग को ओपन करते हैं, फिर इसके अंदर हम अलग अलग रिलेटेड टैग्स पास करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को रेक्टेंगल बनाना है तो मैं रेक्ट टैग पास करता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सिमिलरली इसमें और भी टैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को सर्कल बनाना है तो मैं सर्कल टैग पास कर सकता हूँ, और अगर मेरे को कुछ रैंडम पैटर्न बनाना है तो मैं पाथ टैग का यूज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम एक एसवीजी को रेंडर कर सकते हैं हमारे पेज में। अब जनरली एसवीजी बनाना एक अपने में ही सेपरेट बहुत बड़ी सी टॉपिक है, जिसमें हम अलग अलग टैग्स का यूज करते हैं, और ज्यादातर हम फिग्मा जैसे टूल्स का यूज करते हैं। तो जब भी आप कोई एसवीजी आइकन डाउनलोड करोगे इंटरनेट से तो जनरली आपको ये कोड मिलेगा, तो आपको सिंपल सा ये कोड उठा के पेस्ट करना होता है। अब मैं इस एसवीजी कोड को एक सेपरेट फाइल में भी मूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एसेट्स के अंदर एक फाइल है जिसमें मैंने .svg एक्सटेंशन यूज किया हो, क्योंकि ये एक एसवीजी वाली फाइल होगी। इसमें मैं सिंपल सा जाके मेरा एसवीजी कोड पेस्ट कर सकता हूँ। अब जब भी आप एक फाइल में एसवीजी लिखते हो तो आपको इसमें एक और ही चीज ऐड करनी पड़ती है, जो कि होता है एसवीजी नेम स्पेस। आप इसको सिंपल सा यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है XMLNS नाम से, जिसका यूज करके आप यहाँ पर नेम स्पेस सेट कर सकते हो। तो इस लाइन से पता चलता है कि ये एक एसवीजी फाइल है, इसके अंदर जो भी टैग्स यूज हुए वो एक एसवीजी के लिए यूज हुए। तो यहाँ पर हमारी एसवीजी फाइल बनके रेडी हो गई है। इसको मैं सिंपल सा रेंडर कर सकता हूँ यूजिंग ING टैग, जैसा हमने इससे पहले किया था। तो SRC एट्रीब्यूट के अंदर मैं मेरी एसवीजी का यहाँ पर पाथ प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो एसेट्स के अंदर रेक्ट demo.svg, और इसको मैं अगर सेव करूंगा तो यहाँ पर मेरा एसवीजी लोड हो गया, जो कि उस फाइल में सेव है। तो ये हो गया एसवीजी टैग्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब इसके बाद आता है वीडियो टैग्स, जिनका यूज करके हम हमारे वेब पेज पर वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो इसका भी बहुत सिंपल सा तरीका होता है। हम सबसे पहले वीडियो टैग को ओपन करते हैं, और इसके अंदर भी SRC नाम का एट्रीब्यूट रहता है, जिसमें हमें वीडियो का या तो पाथ या फिर URL पास करना होता है। तो हमारे केस में मैंने यहाँ पर एक वीडियो पहले से एसेट्स के अंदर ऐड कर चुका हूँ, उसको हमें इस वेब पेज पर दिखाना है। सबसे पहले इसका पाथ पास कर देते हैं, एसेट्स के अंदर वीडियो demo.mov। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी वीडियो आ चुकी है। अब वीडियो टैग के अंदर भी हमारे पास विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट होते हैं, उनका यूज करके हम इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे बहुत ही छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे वेब पेज पर हमारी वीडियो आ चुकी है, लेकिन ये ना तो प्ले हो रही है ना तो कोई कंट्रोल्स है मेरे पास। मैं इसको प्ले किस तरीके से करूँ? तो इधर पे वीडियो के रिलेटेड बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है वो है ऑटो प्ले का। अब इसको लिख के एक बार मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होना स्टार्ट हो गई। तो ऑटो प्ले एट्रीब्यूट ब्राउजर को ये कहता है कि जब भी हमारी वीडियो रेडी हो गई प्ले होने के लिए तो वो उसे ऑटोमेटिकली प्ले करना स्टार्ट कर देवे। इसके अलावा एक और एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है कंट्रोल्स। अब कंट्रोल्स एट्रीब्यूट हमें वीडियो के कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है, जिसका यूज करके हम वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारे कंट्रोल्स हमारे पास आते हैं यूजिंग द कंट्रोल्स एट्रीब्यूट। इसके अंदर एक और एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है लूप एट्रीब्यूट। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी वीडियो एक बार जब प्ले हुई थी और वो एंड हुई थी तो ये वीडियो रुक गई है, लेकिन अगर मैं लूप एट्रीब्यूट का यूज करता हूँ तो यहाँ पर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम पे रन हो रही है
और ये जैसे ही खत्म हुई तो ऑटोमेटिकली दूसरी बार भी स्टार्ट हो गई। तो ये लूप होती रहेगी, मतलब जैसे वीडियो एंड होगी तो वापस वो बिगनिंग से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये काम होता है लूप एट्रीब्यूट का। इसके अंदर एक म्यूटेड नाम का एट्रीब्यूट होता है जिसका यूज करके हम कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमारी वीडियो जब प्ले होवे वो म्यूट पे होवे, मतलब वो ऑटोमेटिकली साउंड उसका नहीं प्ले होने लग जावे जब तक यूजर जाके इसको अनम्यूट ना करे। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम होता है पोस्टर। अब पोस्टर के अंदर हम एक इमेज का यूआरएल या फिर पाथ प्रोवाइड करते हैं जो कि आप कह सकते हो एज अ थंबनेल हमारे इस वीडियो के ऊपर दिखेगा। तो यहाँ पर हम हमारी डेमो इमेज ही पास करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ऑटो प्ले वाले एट्रीब्यूट को हटाना पड़ेगा क्योंकि वो इमेज तभी लोड होगी जब हमारी वीडियो रुकी हुई होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इमेज का हमने पाथ प्रोवाइड करा था वो एज अ थंबनेल इस वीडियो के ऊपर आ गई। मैं इसको प्ले कर सकता हूँ, पॉज कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। तो ये होता है काम पोस्टर एट्रीब्यूट का। और बेसिकली यही सारे कॉमन एट्रीब्यूट्स आप यूज करोगे जब भी आप एक वीडियो अपने वेब पेज पर डालोगे। तो ये तो हो गया एक तरीका वीडियो टैग का यूज करने का। इसके अलावा यहाँ पर हम एक दूसरे तरीके से भी वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आपके पास एक ही सेम वीडियो की अलग अलग फॉर्मेट्स में रिकॉर्डिंग है। फॉर एग्जांपल एमओवी में है, इसके साथ साथ MP4 में भी आपके पास वही सेम वीडियो हो सकती है। तो यहाँ पर आप एक ऑर्डर प्रोवाइड कर सकते हो जिसमें आप ब्राउजर को कहते हो कि सबसे पहले ये ट्राई करो कि ये वाली वीडियो लोड होवे। अगर कोई भी रीजन से ये वीडियो लोड नहीं हो सकती तो दूसरा फॉर्मेट ट्राई करो। अगर ये भी नहीं हो सकता तो तीसरा फॉर्मेट ट्राई करो। और वीडियो नहीं लोड होने का कोई भी रीजन हो सकता है ब्राउजर ही वो फॉर्मेट को नहीं सपोर्ट करता होगा। तो इसको एक बार हम देखते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो टैग को ओपन करना है। इसके अंदर अब हम SRC एट्रीब्यूट नहीं पास करेंगे। अब हम वीडियो टैग के अंदर जाकर सोर्स टैग क्रिएट करेंगे। तो सोर्स नाम का टैग होता है, आपके पास जितने फॉर्मेट से उतने सोर्स टैग बनेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला सोर्स के अंदर आप SRC पास करोगे और आपके फर्स्ट फॉर्मेट का यहाँ पर पाथ प्रोवाइड कर दोगे। अब इसके साथ साथ आप एक टाइप एट्रीब्यूट पास करते हो जिसके अंदर आप बताते हो कि ये किस फॉर्मेट में है। तो .mov का टाइप बेसिकली होता है वीडियो क्विक टाइम। अब सिमिलरली मेरे पास यही सेम वीडियो का MP4 में भी अगर फॉर्मेट है तो मैं इसको इधर पे पास करता हूँ SRC एट्रीब्यूट। तो मेरे MP4 वाले फॉर्मेट की वीडियो का मैं इधर पाथ प्रोवाइड करूँगा और इधर पे टाइप पे मैं पास करूँगा कि ये कौन सा टाइप की है। तो ये MP4 टाइप की है। और इन केस ब्राउज़र ये दोनों वीडियो को नहीं लोड कर पाता है कोई भी रीज़न से, तो हम यहाँ पर एक टेक्स्ट पास कर सकते हैं, दिस वीडियो इज नॉट सपोर्टेड बाय योर। तो ये हो गया एक दूसरा तरीका वीडियो को अपने पेज में इम्प्लीमेंट करने का। इसमें आप मल्टीपल फॉर्मेट्स पास कर सकते हो एक सेम वीडियो के, जिससे आप इंश्योर कर सकते हो कि आपकी वीडियो बहुत कम केसेस में ब्रेक हो गए। तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो ऐड करने का आपके वेब पेज पे। सिमिलरली इसके बाद आता है एक ऑडियो टैग। अब आप नाम से समझ गए होंगे, ऑडियो टैग का काम होता है आपके वेब पेज पर एक ऑडियो ऐड करने का। तो यहाँ पर हम ऑडियो टैग का यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है, SRC एट्रीब्यूट आपके पास होता है जिसके अंदर आपको आपकी ऑडियो का पाथ या फिर URL पास करना होता है। तो मैंने यहाँ पर एक ऑडियो डेमो ऑडियो डाउनलोड करके रखा हूँ, तो वही हम प्ले करेंगे। तो उसको फटाफट यहाँ पर उसका पाथ प्रोवाइड कर लेते हैं। अब पाथ प्रोवाइड करने के बाद मैं इधर सेव कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो मेरे पास कोई कंट्रोल्स नहीं आ रहे ऑडियो के कंट्रोल्स लाने के लिए हमें इसके अंदर कंट्रोल्स एट्रीब्यूट पास करना है जैसा हमने वीडियो के लिए किया था। अब मैं अगर इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास उस ऑडियो का पूरा कंट्रोल आ गया है। मैं इसको जाके यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ, तो मेरी ऑडियो यहाँ पर प्ले हो रही है। सिमिलरली आप इसके अंदर ऑटो प्ले भी कर सकते हो जैसा हमने वीडियो के लिए किया था। इससे जब भी मेरा वेब पेज लोड होगा और ऑडियो जैसे ही अवेलेबल होगी वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी प्ले होना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। सिमिलरली इसको भी हम लूप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑडियो पहली बार चली और अब दूसरी बार चली और ये चलती रहेगी। तो इसको पॉज कर देता हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पर भी म्यूटेड एट्रीब्यूट होता है जिसका यूज़ करके बाय डिफ़ॉल्ट आप ऑडियो को म्यूट रख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बाय डिफ़ॉल्ट म्यूट हो गई। जब तक मैं जाकर इसको अनम्यूट नहीं करूँगा ये म्यूटेड ही रहेगी। तो ये है ऑडियो टैग का पूरा कॉन्सेप्ट। अब सिमिलरली इसमें भी आप अगर आपके पास मल्टीपल फॉर्मेट्स है आपके ऑडियो के, तो आप वीडियो की तरह इसमें सोर्स टैग का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ऑडियो टैग ओपन करोगे, SRC एट्रीब्यूट नहीं पास करना है, हमें सोर्स टैग का यूज़ करना है। इसके बाद SRC एट्रीब्यूट के अंदर जाकर आप अपना ऑडियो का पाथ प्रोवाइड करोगे। यहाँ पर MP3 है। सिमिलरली आप यहाँ पर अपने सोर्सेज ऐड कर सकते हो और आखिर में एक टेक्स्ट भी लिख सकते हो कि दिस ऑडियो इज नॉट सपोर्टेड बाय योर ब्राउज़र। इधर पे जाके हम इसके कंट्रोल्स भी दे सकते हैं। और ये भी एक इनलाइन टैग है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों बाजू बाजू में रेंडर हो रहे हैं। तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से आप अपने वेब पेज पर ऑडियो को ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है आई फ्रेम्स का। अब आई फ्रेम्स का यूज़ करके आप कोई और वेबसाइट को अपने वेब पेज पर एम्बेड कर सकते हो, मतलब वो वेबसाइट आपके वेब पेज पे दिखना चालू हो जाएगी। एक आई फ्रेम क्रिएट करने के लिए आप यूज़ करते हो आई फ्रेम टैग का। इसके अंदर भी आप SRC एट्रीब्यूट पास कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एक आई फ्रेम बन गया है। अब इसके अंदर मेरे को जो वेब पेज लोड करना है उसका मैं URL डालता हूँ। तो SRC एट्रीब्यूट, अब मैं यहाँ पर एक वेबसाइट का URL डाल देता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करूँगा
तो ये वेबसाइट इधर पे खुद ब खुद एम्बेड हो जाएगी और मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। सिमिलरली इसके अंदर भी विड्थ और हाइट नाम के एट्रीब्यूट होते हैं जिसका यूज़ करके मैं इसके डायमेंशंस एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, ये विड्थ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं लिटरली अपनी पर्सनल वेबसाइट इधर पे खोल दिया हूँ, मेरे वेब पेज पे एम्बेड हो गई है और उसको मैं इधर से यूज़ कर सकता हूँ। अब इसका क्या मतलब हुआ, आप लिटरली मतलब कुछ भी एम्बेड कर सकते हो। क्या मैं इधर पे जाके गूगल भी एम्बेड कर सकता हूँ मेरी वेबसाइट पे? तो इधर पे अगर मैं google.com डालूँ और सेव करूँ, क्या हुआ google.com तो नहीं लोड हुई। तो ये वेबसाइट टू वेबसाइट डिपेंड करता है। बहुत सारी वेबसाइट्स फॉर सिक्योरिटी रीजंस आपको एम्बेड करना अलाउ नहीं करती है और वो इस बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं यूजिंग HTTP हेडर्स। वो एक्स फ्रेम ऑप्शंस और कंट्रोल सिक्योरिटी पॉलिसी जैसे हेडर्स का यूज करके आई फ्रेम्स की एम्बेडिंग्स को अवॉइड करते हैं। तो google.com भी यहाँ पर नहीं अलाउ करता है, इसीलिए यहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है। और इसके अलावा जो भी वेबसाइट्स अलाउ करती होगी तो आप उसे सिंपली एम्बेड कर सकते हो, जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया था। जो मेरी पर्सनल वेबसाइट है वो यहाँ पर मैं एम्बेड कर सकता हूँ। तो ये हो गया एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट आई फ्रेम का। ये हमें इनेबल करता है हम कोई भी वेबसाइट को एम्बेड कर सके हमारे वेबसाइट में। तो इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल होता है यूट्यूब की वीडियोस को एम्बेड करना हमारे पेजेस में। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूट्यूब पे जाऊँ, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लेटेस्ट वीडियो पार्ट 4 जो है उसे मैं वेब पेज पे एम्बेड करूँ। तो यूट्यूब मेरे को यहाँ पर खुद ब खुद HTML कोड देता है जो मैं सिंपल से जाके अपने HTML फाइल में पेस्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको सिंपल सा इधर पे 3 डॉट्स पे दबाना है, देन आप शेयर के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला ही ऑप्शन आता है एम्बेड का। इसको मैं अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे को यूट्यूब खुद ब खुद एक आई फ्रेम जनरेट करके देता है जिसको मैं सिंपल सा पेस्ट कर सकता हूँ जाके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कोड है, इसको मैं इधर से उठाऊंगा और यहाँ पर जाके अपने वेब पेज पर पेस्ट करके सेव कर दूंगा। और अगर मैं अपना वेब पेज अगर अब भी खोलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो वाली वीडियो मेरे वेब पेज पर एम्बेड हो गई। इसको मैं यहाँ से जाके प्ले कर सकता हूँ। सो हेलो एवरीवन, और सारी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ जैसा मैं यूट्यूब पे करता हूँ। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट आई फ्रेम का। आई फ्रेम्स का यूज़ करके आप सिंपल तरीके से अपने वेबसाइट्स पे दूसरे कोई वेब पेज या फिर यूट्यूब की वीडियोस को एम्बेड कर सकते हो। तो यही था आज की वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट। अभी टाइम है आपको असाइनमेंट देने का। तो इसके पहले वाले असाइनमेंट में अपने जो पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाए होंगे उसमें ही हम और चीज़ों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपनी इमेज ऐड करना है। मैं यहाँ पर लिखता हुआ भी जाता हूँ तो यहाँ पर आपकी इमेज आ जाएगी। ये आपका नाम हो गया, ये आपके बारे में हो गया। इसके बाद माय हॉबीज के पहले आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें आप अपनी एक सॉन्ग लिस्ट बनाओगे। इसके अंदर आप एक लिस्ट बना सकते हो और यहाँ पर आप सॉन्ग्स ऐड करोगे यूजिंग ऑडियो टैग जैसा हमने इससे पहले देखा था। और फाइनली आपको एट द एंड ऑफ द पेज में जाना है, टेबल के बाद एक सेपरेटर बनाना है और उसके बाद आपको अपनी फेवरेट यूट्यूब वीडियो को यहाँ पर एम्बेड करना है यूजिंग आई फ्रेम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, जब तक कि आप इसे इम्प्लीमेंट करके रखो अपने कंप्यूटर में। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। HTML में आप किस तरीके से इमेजेस ऐड कर सकते हो, वीडियो ऐड कर सकते हो, ऑडियो ऐड कर सकते हो और कोई दूसरी वेबसाइट को एम्बेड कर सकते हो यूजिंग आई फ्रेम्स। हमने बहुत सारे कॉमन यूज्ड एट्रीब्यूट्स को भी समझा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हमने इम्प्लीमेंट करा। तो आई होप अब आप बहुत ही आसान तरीके से अपने वेब पेज पर अलग अलग तरीके की मीडियाज़ को ऐड कर सकते हो। आप ऑडियो, इमेज, SVGs, वीडियोज़, आई फ्रेम्स, सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से ऐड कर सकते हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा फॉर्म्स के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से आप HTML में फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो। फिर आगे वाली वीडियोस में हम थोड़ा सा SEO के बारे में समझेंगे कि आप अपने HTML कोड को SEO के लिए किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो इस सीरीज़ की सिर्फ 2-3 वीडियोस ही और बची है। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपके कोई भी फीडबैक्स है तो उसे ड्रॉप करो ताकि मैं क्वालिटी को और अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकूँ। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और चैनल अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।